ई इनवाइसेस के ऊपर आजकल एफबीआर प्राल की तरफ से ईमेल रिसीव हो रही है कि आप अपने आप को ई इनवाइसेस पे रजिस्टर्ड करवाएं और ये सर्विसेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये रूल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका क्या पर्पस है और एफबीआर ने जो 4 अप्रैल को मीटिंग एक कंडक्ट की है उसमें क्या बताया गया है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये स्टडी कर लेते हैं कि एक एसआरओ इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी में, जिसमें एसआरओ 69 था, जिसमें ये कहा गया कि जो जितने भी इससे पहले एक डॉक्यूमेंट आया था, उसके बाद एक एसआरओ आया जिसमें प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर बताया और डिटेल से उन्होंने चीजें एक्सप्लेन की कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे जो ई इनवाइसिंग का सिस्टम है उसके साथ। ये लिखा गया था जो 150 XF जो रूल है वो आपको देख लें, उसमें बड़ी डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो ये सेल टैक्स के जो रूल 2006 हैं उसमें ही ऐड होगा, लेकिन ऐसा इस एसआरओ के थ्रू उसको बताया गया था। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रिटेलर हैं वो आपको याद होगा कि रिटेलर्स के ऊपर 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट आए कि जो रिटेलर हैं वो अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड करवाएं। तो रिटेलर को उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद रिटेलर की लिस्ट जारी होती थी और कहा जाता था कि ये रिटेलर अपने आप को रजिस्टर करवाएं वरना उनके ऊपर पेनल्टी होगी, और कुछ लोगों ने पेनल्टी भी पे की कि जो उनका ओपनिंग इनपुट टैक्स था वो 60% तक ब्लॉक कर दिया जाता था। अब यही जो प्रोसेस है रिटेलर्स के बाद वो स्टार्ट किया जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में या कोई रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, इसके अलावा तो कोई भी दूसरा बंदा तीसरा नहीं है जो काम कर रहा है। मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, बाकी जो कंस्ट्रक्शन सेटअप है उसकी हमें भी हम बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेलर को देता है, वो आगे रिटेलर को देता है, सब रिटेलर को देता है, चलता चलता वो एंड कंज्यूमर तक चीजें पहुंचती हैं। तो ये बेसिकली एक सप्लाई चेन है जो करंटली अभी फॉलो हो रही है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि भाई जो सबसे पहले तो एफएमसीजी सेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं और जितने भी एफएमसीजी सेक्टर के मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सारे के सारे जो है वो अपने आप को ई इनवाइसिंग पे रजिस्टर्ड करवाएं। इसके ऊपर उन्होंने अभी रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिए और ईमेल्स हैं वो भेजना शुरू कर दी हैं कि हम जो ये सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, यानी कि जो उनकी प्राल की टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि उन्होंने एक लाइसेंस इशू किया था हबल को। हबल एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी जिसने प्रॉपर टेंडर के थ्रू जो लाइसेंस है वो लिया, लेकिन हबल जो कि एक ये मैन्युफैक्चरर एक बड़ा सेटअप था, बड़ी इंडस्ट्री थी, तो सब ने कंप्लेन की कि जो हबल जो है वो मोनोपोली है उसकी, वो अपनी मर्जी से जो फी है वो चार्ज कर रही है। इसी वजह से उन्होंने एसआरओ 69 में ये कहा कि जी हम आपको सर्विसेज देंगे, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसी महीने में या अगले महीने में 2 और कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस जो है वो इशू किया जाएगा। तो बहरहाल ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है प्राल की तरफ से। ये कितना इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप इस सेटअप में है, मैन्युफैक्चरर है एफएमसीजी के या डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप में है, मुझे इनका जो फोकल पर्सन है उनका नंबर मेरे पास अवेलेबल है जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करके अपनी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मुझे सेपरेट आप मैसेज भेज दीजिएगा, आपको ये नंबर जो है उनका वो भी अवेलेबल हो सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, या मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा सेपरेट कि आपने उनके किस तरीके से आपने उनसे डिस्कस करना है। उसके बाद क्या होता है कि जो ई इनवाइस है ये बिल्कुल जो है वो, इसको हम थोड़ा सा समझें तो वैसे ही है जैसे पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, कल जो मीटिंग कंडक्ट हुई है ये हमें मैसेज रिसीव हुआ था मुझे जो कंसर्न डीसी है उनकी तरफ से, और उस पे उन्होंने मुझे बताया कि जी आप जो मीटिंग है एफएमसीजी सेक्टर की एलटीओ की लाहौर लार्ज टैक्स पेयर जो यूनिट है उसकी 4 अप्रैल को थी 2:30 बजे मीटिंग हमने कंडक्ट की। उसमें सारी चीजें यही बताई गई थी कि हम अवेलेबल हैं, आप सर्विसेज हमारी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपेरिजन बता देता हूं कि ई इनवाइस और पॉइंट ऑफ सेल में डिफरेंस क्या है। ये ई इनवाइस है और ये है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टॉल है रिटेलर के ऊपर। कौन से रिटेलर, जब आप कभी मार्केट में जाते हैं कोई चीज परचेज करते हैं तो रिटेलर आपको अक्सर क्यूसी की इनवाइस इशू करता है, और हमने ये भी देखा कि इसको आपने टैक्स आसान एप्लीकेशन से जाके वेरीफाई भी करना है, और अगर वो सही नहीं होगी तो उसको रिपोर्ट भी करना है। और इसके ऊपर डिफरेंट टाइम पे एफबीआर ने जो प्राइज मनी था वो भी ऑफर किया कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे और फेक इनवाइसेस के ऊपर हम आपको प्राइज भी देंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हम कोई चीज लें तो हम इंश्योर करें कि हमें जो रिटेलर है पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस दे। अब इसका बेनिफिट क्या था, एफबीआर को बेनिफिट यह था कि जो रिटेलर अपनी जो सेल है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते, जब वो पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस जनरेट करते हैं तो रियल टाइम जो सेल का डाटा है वो एफबीआर के पोर्टल में उनके पास चला जाता है, और कोई भी बंदा जब उनके पोर्टल में वो डाटा जाएगा तो ये जो रिटेलर है ये फिर सेल जो है वो अपनी कम शो नहीं करेगा। जब सेल
कंसील नहीं करेगा, कम शो नहीं करेगा, तो जो रिपोर्टिंग है वो ज्यादा होगी, और जब ज्यादा रिपोर्टिंग होगी टैक्स नेट जो है इंक्रीज होगा और टैक्स की कलेक्शन भी ज्यादा होगी। तो रिटेलर को पकड़ने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए ये एक प्रोसेस था पॉइंट ऑफ सेल का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया जो किसी हद तक सक्सेसफुल भी है। अब इन्होंने यही प्रोसेस जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं ई इनवाइसिंग के नाम पे, किसके ऊपर, जो मैन्युफैक्चरर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पहले उन्होंने टेस्ट रन या ट्राई किया रिटेलर्स के ऊपर, अब इन्होंने कहा कि चलो मैन्युफैक्चरर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके ऊपर भी ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों से ऐसी चीजें चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो रिटेलर है वो तो एक शरीफ आदमी है और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके ऊपर ठोंस दिया गया और उसने कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा हुआ है, बड़े बड़े रिटेलर्स बैठे हुए हैं, सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो लिटिगेशन में भी जा सकते हैं। इस वजह से एफबीआर को ये लगा कि इस तरीके से ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही एक लाइसेंस इशू किया हबल को, और ये भी कहा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी देंगे, आप हमारे मुताबिक इसको इंस्टॉल करें। लेकिन बहरहाल अभी भी ये चैलेंज हो सकता है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे ये किन बेसिस पे चैलेंज हो सकता है या कॉज ऑफ एक्शन इसमें क्या हो सकता है। लेकिन इसमें डाटा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट है कि ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एमएनसी हैं, जो डाटा किसी से शेयर नहीं करते, तो जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है या एफबीआर के पास जो डाटा जाएगा वो किस तरीके से उसकी इंश्योर होगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल की तरह का ही एक सिस्टम है जिसको उन्होंने ई इनवॉइसिंग का नाम दिया है। जैसे ही मैन्युफैक्चरर, अब होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर सारा मंथ 1 से लेके 31 तक या 30 तक जो सेल है वो होती है, उसके बाद मंथ एंड पे जाके अगले महीने 10 तारीख को जाके हम सेल टैक्स रिटर्न में नेक्स्ट सी रिपोर्ट करते हैं, सारा डाटा ये उठाते हैं और एक फाइल के थ्रू अपलोड कर देते हैं। अब ये सारा काम जो है मैनुअल कर रहे होते हैं, मतलब सारी इसकी वर्किंग मैनुअल होती है और यहां पे आके हम फाइल के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। अब एफबीआर ये कहता है कि ई इनवॉइसिंग के थ्रू जैसे पॉइंट ऑफ सेल का रियल टाइम इनवॉइस होती है, मतलब इनवॉइस से मुराद ये है कि डाटा रिपोर्ट होता है, इसी तरीके से जो ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे ही सेल करेंगे जो डाटा हमारे पास आना चाहिए और नेक्स्ट सी में जो डाटा जो है ऑटो लोड होगा, जैसे पॉइंट ऑफ सेल पे हो रहा है, इनको सेपरेट यहां पे एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। मतलब यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करेंगे एफबीआर के साथ और रियल टाइम डाटा जाएगा उनके पास। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका जो एफबीआर को बेनिफिट है वो यही है, अगर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन देखें तो एफबीआर को पहले भी डाटा नेक्स्ट सी में मिल रहा था, अब भी इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन उस यहां पे उन्होंने कुछ डैशबोर्ड बनाए हैं। डैशबोर्ड क्या है कि डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा की वैलिडेशन के लिए उन्होंने एक पीछे सिस्टम लगा दिया कि डाटा इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से हम यूज कर सकेंगे। यहां पे वो डाटा मैनुअल उठाते हैं, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां से टोटल डाटा उठाते हैं और एनालिसिस करते हैं। यहां पे प्रॉपर एचएस कोड होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगी, हर चीज उनके पास आ जाएगी। तो किसी भी टाइम पे बजट बनाते हुए या किसी बंदे का ऑडिट करते हुए या किसी को ऑडिट में इन्होंने पकड़ना है या किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, तो सिंपल 1 क्लिक पे इनको हर चीज अवेलेबल होगी कि कौन सी इंडस्ट्री है, कितनी क्वांटिटी किस इंडस्ट्री ने कितनी बेची है, कितनी उसकी वैल्यू थी, कौन सा एचएस कोड था। तो ये अपने आप को सहूलत देने के लिए हमारे ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि डाटा हमें इस तरीके से रिसीव हो। तो इस सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट, अल्टीमेट ये जो ऑब्जेक्टिव उनका है वो ट्रैक एंड ट्रेस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने कस्टमर को 1 लाख की चीजें सेल की और कुछ टाइम के बाद जो कस्टमर मिस्टर बी था उसने आपको पेमेंट कर दी, तो वो जो 1 लाख आपने रिसीव किया है उस इनवाइस के अगेंस्ट, तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर में जो बड़े ईआरपी के सॉफ्टवेयर होते हैं, जब वहां पे जाके हम पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इस इनवाइस की पेमेंट है, तो हम इस इनवाइस को उसके अगेंस्ट नॉक ऑफ करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम उसको नॉक ऑफ करने के बाद हमें बताता है कि इसका बैलेंस कोई नहीं है, सारा बैलेंस जीरो हो चुका है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम 1 लाख को सेपरेट एंटर कर दें, लेकिन हम किसी भी टाइम पे अगर ये देखना चाहें कि ये जो कस्टमर है कितने ओवरड्यू में, आउटस्टैंडिंग में है और किस किस इनवाइस का आउटस्टैंडिंग हमें नहीं पता चलेगा। तो ये ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम अल्टीमेट इन्होंने ई इनवाइसिंग के साथ कनेक्ट करना है वो यही होगा कि वेंडर हमें इनवाइस करेगा और ये बायर होगा। वेंडर की इनवाइस हम अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट ए में उसको सिलेक्ट करते हैं, तो पेमेंट का जब स्वैप सिस्टम आ जाएगा तो वहां पे इसके नाम पे हमें इनवाइस शो होगी, तो हम जब पेमेंट करेंगे हम यहां से इसको नॉक ऑफ करेंगे, यानी कि वो चीज जो हम परचेज कर रहे हैं उसी की पेमेंट होगी, कोई नई चीज ऐड नहीं होगी। तो ट्रैक एंड ट्रेस का मतलब यह है कि सप्लाई चेन से लेके कस्टमर तक सारी चीजें अल्टीमेट ऑटोमेशन में आएंगी। ये इनका बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वो काम कर रहे हैं
और लेट्स सी ये कब होता है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो यही वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि हबल और प्राल को लाइसेंस दे दिया गया है। प्राल तो बेसिकली ऑलरेडी उसके पास उनकी टीम है, लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विसेज देंगे, और यही वजह है कि उनकी तरफ से जो रिमाइंडर ईमेल्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और इसके ऊपर जो इंप्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है, काफी प्रेशर एफबीआर की तरफ से आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जो लोग इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे उसके ऊपर हो सकता है कुछ पेनल्टी का या डेडलाइन का नोटिस भी आ जाए। तो इसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और जैसे ही हम इसको किसी कंपनी को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को फंक्शनल करते हैं और हमें क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं या इसको कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करना है, ये भी मैं इंशाल्लाह किसी लेक्चर में, बड़े लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो सब्सिडी ले सकते हैं। अभी तो हम खुद उनसे सीख रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि सम टाइम मीटिंग के अंदर भी कल यही था कि उनकी इतनी ज्यादा कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली नई चीज है, दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एफबीआर भी सीखता है हमसे, हम भी उनको बताते हैं, और जैसे आप कमेंट्स करते हैं एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू सिलसिला है और ये लर्निंग है, नई नई चीजें आती रहती हैं, एक दूसरे से हमें सीखना पड़ता है। तो लिहाजा अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, नई चीज हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।